नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और न्यूज 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। पश्चिम बंगाल के सियासी समर से ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के नदिया में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं और रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 चरण का चुनाव हो चुका है और 5वें चरण में चुनाव है नदिया जिले में। 5वें और 6ठे चरण में यहां मतदान होगा। 16 सीटें नदिया जिले में, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बागडोर संभाली है बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार की। इस वक्त रोड शो करते हुए पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में इस इलाके को खासतौर पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि साल 2016 में जो रिजल्ट्स आए थे, टीएमसी ने 11 सीटें जीती थी कुल मिलाकर 16 सीटों में। कांग्रेस के पास 30 आई थी। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक एक सीट जीती थी। दरअसल 2019 में यहां उपचुनाव हुआ था इसी नदिया जिले के कृष्णगंज में, जहां अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट पर 2019 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के आशीष विश्वास जीते थे और एक सीट बीजेपी की झोली में आई थी। लेकिन अब इस बार बीजेपी चाहती है कि ज्यादातर सीटें वो जीत सके, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी सत्ता में आने वाली है। लेकिन अगर उसे सत्ता में आना है तो इस इलाके में भी अपनी बढ़त बरकरार रखनी पड़ेगी और जीतकर दिखाना पड़ेगा। रोड शो के बाद किस तरह से लोगों से मिलते हुए कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे इस इलाके में। लोगों का अभिवादन उन्होंने किया और मिशन बंगाल फतेह पर निकले हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 4 चरण का मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और अब 5वें और 6ठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए इस वक्त नदिया जिले पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। 5वें और 6ठे चरण में नदिया जिले की सीटों पर चुनाव होने वाला है। कुल मिलाकर 16 सीटें इस नदिया जिले में हैं। लेकिन खास बात यह है कि टीएमसी 11 सीटें जीती थी पिछले 2016 के विधानसभा चुनाव में और बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट थी। मुस्लिम बहुल ये इलाका है, 35% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की यहां पर है और बीजेपी अब यह दावा कर रही है कि इस बार वो सत्ता में आएगी पश्चिम बंगाल में। सीधी तस्वीरें नादिया जिले से। इस वक्त पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का मतदान हो चुका है और अमित सिंह हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। अमित, क्या तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप? महज दावे या कुछ ऐसा ही प्रतिशत बीजेपी को मिल भी रहा है इस चुनाव प्रचार में नदिया जिले में खासतौर पर? देखिए, ये शांतिपुर विधानसभा है और यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं 2019 में, वही इस बार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में है। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये भीड़ देखिए, भीड़ सब कुछ बयां कर रही है। किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे। रोड शो खत्म हो गया है। रोड शो खत्म के बाद अब जो है ये मीडिया से बातचीत करेंगे और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित शाह जो है इस वक्त वो इस अपने रथ से उतर चुके हैं। अमित शाह रथ से उतर चुके हैं अमित शाह। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब जो ये रोड शो है, ये रोड शो खत्म हो गया है ये रोड शो। अमित शाह जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो जो गाड़ी है, उस गाड़ी में अमित शाह यहाँ पर बैठ गए हैं। इसके बाद अमित शाह की 2 और रोड शो हैं, उन दोनों जगहों पर उनको जाना है। जिस तरीके की भीड़ थी यहाँ पर, जिस तरीके की भीड़ थी इस सड़क पे, उस भीड़ को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल थी यहाँ पर रोड शो करना। यहाँ पर जिस रथ पे अमित शाह बैठे हुए थे, वो रथ जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अमित शाह को कहीं और भी जाना था और इस वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में किस तरीके से भीड़ जो है सड़क के दोनों तरफ जो है भीड़
इकट्ठा है। दोनों तरफ सड़क के हर कोई अमित शाह को देखना चाहता है यहाँ पर, और इसी वजह से देखिए तस्वीरों में अमित शाह का रोड शो जो है वो खत्म हो चुका है। और अमित शाह जो है इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमित शाह यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है। नदिया जिले में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सभी विधानसभाओं में बीजेपी ने लीड लिया था, उसी लीड को कायम रखने के लिए अमित शाह ने ये रोड शो किया प्रशांत। और यहाँ पर देखिए अमित शाह की जो काफिला है यहाँ से निकलता हुआ रोड शो खत्म हो चुका है। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए अमित शाह ने वैसे कहा था कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके की भीड़ है वो बातचीत करते हैं या फिर वो यहाँ से वो सीधे निकल जाएंगे। मैं आपको वो पूरी तस्वीरें, ये अमित शाह का काफिला है, काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जहाँ तक जाना था रोड शो को वहाँ तक जा नहीं पाया, पहुँच नहीं पाया, बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि अमित शाह का आगे का भी कार्यक्रम था। और इसके बाद अमित शाह ने कहा था कि वो इस रोड शो के खत्म होने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन जहां पर उनको मीडिया से बात करनी थी, दरअसल वहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ थी। वहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा थे, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि वहां पर जो है काफ़ी तादाद में जो है आम लोग, स्थानीय लोग पहुंचे हुए थे, जिसके वजह से यहाँ से अमित शाह को निकलना पड़ा। वहाँ पर वो मीडिया से बात नहीं कर पाए। और ये काफिला अमित शाह का है, लगातार आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह का ये जो रोड शो था शांतिपुर विधानसभा में था और तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो था। नदिया जिले की अगर हम बात करें तो नदिया जिले में तब जितनी भी विधानसभाएं थी लोकसभा चुनाव के दौरान लीड लिया था बीजेपी ने, और उसी लीड को कायम रखने के लिए यहाँ पर अमित यहाँ तमाम वो लोग भी हैं जो उसी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जिधर आप बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोग क्या रिएक्ट करते हैं? पहले तो ये टीएमसी का गढ़ लगातार माना जाता रहा है, लेकिन क्या कुछ बदलाव वो देखते हैं इसमें? किस तरह का माहौल है? लोगों का रिएक्शन भी हम जानने की कोशिश करेंगे और यही दर्शक भी जानना चाहते होंगे। हम मौजूद हैं नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा में, और यहाँ पर तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह के रोड शो में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। हर कोई चाहता है उनको अपने कैमरे में कैद कर लेना, मोबाइल के कैमरे में कैद करना। और हम बेहद नजदीक की तस्वीरें अमित शाह की दिखा रहे हैं। अमित शाह के रथ पर इस वक्त हम मौजूद है। अमित शाह के साथ यहाँ के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो भी मौजूद हैं। अमित शाह जो है ये रथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये 1.5 किलोमीटर का रोड शो और यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है। अमित शाह जो है वो लोगों का अभिवादन फूल फेंक कर और नमस्ते कर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन यहाँ पर ग्रहण करते हुए सड़क के दोनों तरफ जो है वो लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ लोग इकट्ठा हैं। अमित शाह का एक झलक पाने के लिए लोग इकट्ठा है। लोग जो है हाथ हिलाकर अमित शाह का अभिवादन यहाँ पर ग्रहण करते हुए, यहाँ पर हर कोई चाहता है उन्हें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना। और इसी वजह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर कोई मोबाइल अपना खोल के उनको कैद करने की कोशिश कर रहा है। और लोग इस तरीके से कटआउट जो है इस सड़क पे अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कटआउट जो है इस सड़क पर लगाया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जेपी नड्डा का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ, भीड़ इतनी तादाद में है यहाँ पर, लोग इतने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि ये रोड शो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अमित शाह का रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सड़क के दोनों तरफ छतों पर लोग खड़े हैं अमित शाह को देखने के लिए, और हर कोई अमित शाह को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, शांतिपुर। तो पश्चिम बंगाल में रोड शो रैलियां करते हुए बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह, तो बीजेपी के इस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त सीधे कांग्रेस पर हमलावर हैं। असम में कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी के बहाने राहुल गांधी को उन्होंने सीधे निशाने पर लिया है जब उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की।
राहुल गांधी का आरोप है कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं, सरकार ने संस्थाओं के ढांचे पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर कोई चुनाव ही नहीं जीत पाता। देखिए, मैंने कई बार कहा कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अगर आत्मचिंतन करते ना और वह यथार्थ के साथ जानकारियां हासिल करते तो उनका बहुत भला होता, पर वो करेंगे नहीं। 2014 से बहुत बदलाव आया है, उन्होंने कहा, ऐसे ही कहा ना, बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है, एक नहीं 10-15 देशों के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने प्रधानमंत्री जी को एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया है। तो ये बदलाव तो 2014 के बाद बहुत आया है। ऊपर और संवैधानिक विकास प्रस्ताव की की बात दृष्टि से, कर रहे हैं। विकास की दृष्टि से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर भी तंज करा, जब बीजेपी के कैंडिडेट जो असम में थे उनकी गाड़ी से ईवीएम निकली थी। उस पर एक्शन हुआ है और 12 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आई है। लेकिन आप बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट इसको देखिए कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप शहंशाह होते हैं, और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम दोषी होता है। ये कैसा खिलाड़ी है और ये कैसे खेल खेलने वाली टीम है? ऐसे टीम की, इसलिए मैंने कहा कि आपको अभी सच्चाई से परिचित होना बाकी है। जिस दिन आप हो जाएंगे आपका भला होगा। दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस पार्टी अपने कई जो विधायक के प्रत्याशी है उनको लेकर जयपुर पहुंच गई है, बाड़ाबंदी उधर कर दी है। क्या कहना चाहते हैं? उनको लगता है कि फिर आप कहीं गेम ना कर दें उनकी। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता को नेता पर भरोसा नहीं है और नेता को अपने कार्यकर्ता और नेताओं पर भरोसा नहीं। ये उनकी स्थिति हो गई है। ऊपर कह रहे हैं हमें भाजपा पे भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर देंगे हमारे साथ। ऐसा नहीं है जी। बात यह है कि उनकी पार्टी अपने आप में अपना घर संभलता नहीं है, अपनी परिस्थितियां संभलती नहीं है, अपने में अविश्वास है, दूसरों को दोष देते हैं। एक तरफ तो सियासी लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ देश में कोरोना से जंग भी। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैक्सीन पर हो रही सियासत के लिए सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने से पहले केंद्र सरकार में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। राहुल गांधी ने तो बोला कि हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस हैज द रोल ऑफ कांग्रेस इन होल पेंडेमिक हैज बीन एन इररिस्पांसिबल ऑपोजिशन। किस लिए ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब लॉकडाउन लगा तो क्या तमाशा है, क्या जरूरत थी लॉकडाउन की? फिर कहा कि लॉकडाउन हटता क्यों नहीं है? जब पार्शियल हटाया तो पार्शियल क्यों हटाया? जब लॉकडाउन पूरा हटा दिया तो पूरा क्यों हटाया? यह कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है। इस देश ने कभी भी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ यह बात कह रहा हूं जी, कभी नहीं सोचा था, हम हमेशा मांगने वालों में से होते थे। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ के हुनर को, यहाँ के साइंटिस्ट को, सबको प्रोत्साहित करके एक नहीं दो वैक्सीन लेकर के आए। वैक्सीन पर टीका टिप्पणी किसने की? इसकी एफिकेसी पर प्रश्न किसने खड़े किए? कितने ट्रायल हुए हैं, कितना ट्रायल हुआ कि नहीं, टाइम दिया कि नहीं, ड्यूरेशन पूरा हुआ कि नहीं, ये किन लोगों ने कहा? कांग्रेस के नेताओं ने कहा। और इन सब के कहने के बावजूद वैक्सीनेशन लोगों ने माना, लगाया, लग रहा है, अच्छे तरीके से लग रहा है। हेल्थ मिनिस्टर, पूर्व हेल्थ मंत्री के नाते मैं इस बात कहना चाहता हूं कि दिस इज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रोटोकॉल्स। इसमें हम वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स के तहत जो डिजाइन बनाया गया है उसके तहत दिया जा रहा है। सोसाइटी में प्रायोरिटीज होती हैं, उन प्रायोरिटीज को ध्यान में रख करके ये पर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि जितनी वैक्सीन उनको चाहिए उतनी नहीं दे रही केंद्र की सरकार। जो उनको दिए यूज कर लिए क्या? जेपी नड्डा के हमले पर कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पलटवार किया है। अभिषेक जी, कोरोना वैक्सीन पे कहना है जेपी नड्डा का कि
पहले कांग्रेस ने लॉकडाउन पे सवाल उठाया, लॉकडाउन हटा तो सवाल उठाया, और कोरोना वैक्सीन पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, जबकि सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही। मैं आशा करता हूं कि किसी की दाढ़ी में तिनका न हो। जितना समर्थन व्यापक बिना किसी शर्त के कांग्रेस ने और बल्कि मैं कहूंगा सभी विपक्षी पार्टियों ने दिया है इस सरकार को कोरोना के विषय में और वैक्सीन के विषय में, मैं नहीं समझता कि किसी सरकार को किसी देश में मिला है। आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, बहुत बड़ी गणतंत्र है, उसको तो भूलते हैं। नंबर 2, क्या विपक्ष एक नपुंसक एंटिटी है जो कोई शब्द नहीं पूछे? मैं पूछता हूं आपके सामने अभी जरिए से कि क्या पूरे देश में ऐसे कई प्रदेश हैं जिनके पास वैक्सीन की कमी है, प्रकाशित है? सरकार क्या झूठ आंकड़े प्रकाशित करती है? कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस के अंदर नेता को कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं है और कार्यकर्ताओं को नेता पे विश्वास नहीं, यानी कांग्रेस के अंदर ही अविश्वास है। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप अपनी बीजेपी पार्टी में 1.5 व्यक्तियों के शासन के कारण जो भय है, जो अंदर आपकी पार्टी में अविश्वास है, उसको थोड़ा और गणतांत्रिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जितने कार्यकर्ता हैं कितना विरोध करते हैं। 1.5 व्यक्ति कौन है? 1.5 व्यक्ति का मेरे को बताने की परिभाषा आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है। राहुल गांधी पे भी सवाल उठाया है, उन्हें नसीहत भी दिया गया। जेपी नड्डा जी का कहना है कि राहुल गांधी जो है उन्हें सच्चाई की जानकारी नहीं है, क्योंकि जब जीतते हैं तो पार्टी के अंदर शहंशाह कहलाते हैं और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे दोष मढ़ते हैं। ये बड़ा रोचक लगा, कम से कम 3 प्रदेश थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके पहले कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार में एक सुई जितनी, पहले से बहुमत नहीं मिला, बहुमत सबसे ज़्यादा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था वो आरजेडी था, लेकिन एक सुई की नोक से सरकार बनाई। वो सब विफलताओं के वक्त क्या मोदी जी या अमित शाह जी के ऊपर कोई भी जिम्मेवारी दी गई थी? लेकिन इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि 2 मई को ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। बंगाल के लिए बोला जाता है कि एक भद्र लोग है, लेकिन बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा दीदी ओ दीदी, जो कि बीजेपी के कैडर में एक बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ने उस पर बड़ी ऑब्जेक्शन उठाई। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ममता जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शब्दावली प्रयोग की है, ये हम आपको ऑन एयर नहीं सुना सकते। नहीं, मैंने उसको सुना है। ममता जी ने जो शब्दावली अमित शाह जी के लिए कही है, वो शब्दावली हम रिपीट नहीं कर सकते। और मुझे तो अलंकारों से भर दिया है जी, जब आप पे हमला हुआ था तब और उसके बाद भी हमारे नाम के साथ कितने अलंकार लगे। ये हमको संस्कृति समझा रही है, इनसे हमने संस्कृति समझनी है। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे शब्दों में दीदी ओ दीदी, ये उनको निवेदन कर रहे हैं। पर वो कह रही है कि ये चिढ़ाने के लिए सब कुछ चीजें। भाई, आप हर एक तरीके के अपशब्द बोले वो आपको वो मंजूर, और हम आपको आदर सूचक तरीके से बोलें तो भी आपको नामंजूर। यही मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व का असल परीक्षा तो अब आई है, और यहां पर मुझे दिख रहा है कि ममता जी की बौखलाहट, अ लीडर इन क्राइसिस, इस पता चलता है कि वो लीडर है कि नहीं है, और ये सारी चीजें सामने आप कह रहे ममता बनर्जी क्राइसिस में है? हाँ, बिल्कुल है। और क्राइसिस मतलब उनके हाथ से चुनाव निकल चुका है, वो हार रही हैं। आप तो कह रहे और थे वो उनको दूसरी दिख रहा है। सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक तो वो खबर आई नहीं है। आ जाएगी, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा। देखिए, ये उनका फैसला करने का विषय है, जी। लेकिन नंदीग्राम से हार रही है, ये तय है। ममता बनर्जी पर जेपी नड्डा के हमले को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सही ठहराया। उन्होंने चुनाव की हार तय होने का एक बार फिर दावा किया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी जो है वो गुंडा बोल रही हैं, जेपी नड्डा ने भी हमसे बात की, उनका भी कहना है कि ममता बनर्जी गलत बोल रही हैं। देखो क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब उनकी दिक्कत यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई। जो उनकी अराजकता, उनकी गुंडागर्दी, उनका हिंसो तांडव एक के बाद एक एक्सपोज होता जा रहा है। और जिस तरह से इस चुनाव में रिजल्ट आना सामने दिखाई पड़ रहा है, उनको इस बात का उनको एहसास हो रहा है, इस बात का उनको अनुभव हो रहा है कि अब उनकी विदाई तय है। उसके बाद वो इस तरह की हताशा, निराशा, हाहाकार
उनका स्वाभाविक है। एक चीज़ बहुत साफ है कि मैं तो पश्चिम बंगाल के लोगों के लोकतंत्र के प्रति जुनून और जज्बे को सलाम करता हूँ। इतनी अराजकता, इतनी हिंसा, इस लोकतंत्र के पर्व में लोग भागीदारी, हिस्सेदारी ना कर सकें, उसकी कोशिश के बावजूद भी जिस तरह से प्रचंड तरीके से पूरे जुनून और जज्बे के साथ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, ये न केवल भारत के लिए, उन तमाम लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत बड़ा नज़ीर है। सर मैं अगर हम बात करें सर, जिस तरह से कल प्रशांत किशोर का टेप भी आया, बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई सर। देखिए सब कुछ, ये तो सारी चीज़ें सबको पता है। जो ज़मीन की हकीकत है, ज़मीन की सच्चाई है, वो यही है कि उनकी विदाई हो रही है, उनका कुशासन का सफाया हो रहा है, उनके करप्शन का सफाया हो रहा है, उनके क्राइम का सफाया हो रहा है। सर आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह से चाहे अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, लगातार 200 से अधिक सीट में जीतने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुत कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाएगी। ठीक है, तो साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाएगी। कैमरा नप्पू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। पश्चिम बंगाल में दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने आज टीएमसी के चुनाव आयोग से शिकायत की है और एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से भी मिला है। लेकिन उधर दूसरी तरफ अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में और अब प्रेस को, जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। शांतिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार के समर्थन में जो रोड शो था, आज शायद ही शांतिपुर का कोई व्यक्ति अपने घर में था। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जगन्नाथ सरकार जी को जिताने के लिए पूरा शांतिपुर आज सड़कों पर आया था। मैं शांतिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये पौराणिक भूमि पर मुझे पूरा भरोसा है कि 2 मई को कमल खिलेगा और जगन्नाथ सरकार जी जीत कर आएंगे। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीआरपीएफ ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है, मगर इससे ज़्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहाँ पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन मर गया, उसका भी हमें दुख है, और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है। वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4
लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे और बंगाल की जनता को इसके लिए, ये जो उन्होंने भाषण किया था, इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफ़ी मांगे। और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनती भी करना चाहता हूँ, ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज़्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं बोली। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, वो बंगाल में एक नई शुरुआत है। पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है, बाकी के 4 चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, चुनाव करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं और बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव का एक नया इतिहास सर्जने का काम करें। साथ में मैं बंगाल की जनता को ये भी वादा करना चाहता हूं कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीति हिंसा करने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से परास्त करने वाले हैं। मैं फिर से एक बार शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी को अपील करता हूं, सभी दल के कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नीति नियमों के अनुसार हम चले, इसका पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण रखें। धन्यवाद। नदिया में अमित शाह सीधे ममता बनर्जी पर हमलावर थे और कल जो कूच बिहार में हिंसक वारदात हुई उसके लिए उन्होंने सवाल खड़े किए ममता बनर्जी पर ही कि क्या ममता बनर्जी का पहले केंद्रीय बल को घेरकर हमला करने का बयान इसके लिए जिम्मेदार नहीं। युवाओं को उकसाने का आरोप भी गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया और यह बात कही कि दरअसल बूथ पर कुछ लोगों ने हमला किया, सीपीएफ के लोगों ने बचाव में गोली चलाई, 4 लोगों की मौत हुई है और यह घटना दोबारा ना हो इसलिए शांतिपूर्ण चुनाव हो, नियमों का लोग पालन करें। लेकिन सीधा हमला ममता बनर्जी पर था कि उन्होंने सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु पर ही शोक प्रकट किया, जबकि आनंद बर्मन नाम के एक और मतदाता की भी हत्या की गई थी जिस पर उन्होंने शोक नहीं जताया। अमित शाह का सीधे आरोप ममता बनर्जी पर था कि वो राजवंशी समाज का युवा था जो उनकी वोट बैंक का हिस्सा नहीं था, इसलिए उस युवा की मौत पर उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। सीधे सीधे हमलावर गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी पर जब वो नदिया में रोड शो के बाद अपनी बात रख रहे थे। नदिया में जबकि 5वें और 6वें चरण में चुनाव हुए, बीजेपी के नेता सांसद रहे जगन्नाथ सरकार के लिए शांतिपुर में वोटों की अपील करते हुए रोड शो कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह और अब हेलीकॉप्टर से अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन सीधे हमला ममता बनर्जी पर उन्होंने इस वक्त यहां पर किया और हिंसा के लिए युवाओं को उकसाने का आरोप ममता बनर्जी पर लगाया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पश्चिम बंगाल में दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने आज टीएमसी के चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने गया। टीएमसी के एक उम्मीदवार की अनुसूचित जाति पर दिए गए बयान की शिकायत भी उन्होंने की और आरोप लगाया कि टीएमसी के सुजाता मंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया था कि अनुसूचित जाति के लोग कुछ रुपयों के लिए बीजेपी के हाथों बिक गए हैं। आरोप है कि सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लिए भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने इसे आपराधिक मामला बताते हुए चुनाव आयोग में सुजाता मंडल और टीएमसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस की नेता या उनके उम्मीदवार ने नहीं किया है, बल्कि ये तृणमूल कांग्रेस की पूरी पार्टी की सोच को प्रदर्शित करने वाला वायलेशन है।
इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है उसके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कड़े से कड़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी का यह प्रतिनिधि मंडल गया था चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए, और सुजाता मंडल जो ममता बनर्जी की बेहद करीबी भी हैं और टीएमसी उम्मीदवार, इस वक्त उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था जिससे अनुसूचित जाति का अपमान करार दिया है बीजेपी ने, और इसी बात की शिकायत करने गई थी कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने अनुसूचित जाति का अपमान किया है।